हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। देखो, हमारा जो सामाजिक विज्ञान विषय को पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि जो आपकी आगामी भर्तियां हैं, रिट है, पटवारी है, आरएस है या जो भी एग्ज़ाम है उनकी संपूर्ण तैयारी का रूप देना। देखिए, आरपीएससी जितने भी क्वेश्चन देते हैं वो आपके अधिकांश सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की आरबीएससी एनसीईआरटी किताबों से ही आते हैं। यानी कि आपको सामाजिक विज्ञान की किताबों का अध्ययन करना बहुत ही अनिवार्य है। इसी कड़ी में हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करा रहे हैं। अध्ययन में से हमने एक अध्याय का कंप्लीट अध्ययन कर लिया है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि अध्याय 1 में से आपके इतिहास के इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं जो शायद आपके गाइड में हो। जैसे मैं आपको सार रूप से बता देता हूं कि आपके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपके अध्याय 1 में है तो आपको मैं मुख्य रूप से याद दिलाता हूं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए, आपके जो इतिहास चालू होता है राजस्थान का, वो भारत के इतिहास से ही संदर्भित है। यानी कि जैसे ही भारत का इतिहास लिखा जाता है वैसे ही राजस्थान का इतिहास भी लिखा गया है। तो भारत का इतिहास समझने के साथ साथ हम राजस्थान का इतिहास भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत का जो इतिहास चालू होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से चालू होता है। यानी कि हम पढ़ेंगे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, समझना आप, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। यानी कि जो ज्ञात इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से आरंभ होता है। ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है जिसके अवशेष ही मिलते हैं आज दिन तक। इसकी जो लिखावट है वो पढ़ी नहीं जा चुकी। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद में भारत में आई वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। इसी वैदिक सभ्यता में 4 वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद की वेदों की रचना हुई। इसी में सामाजिक व्यवस्था 16 जो अपने संस्कार है उनकी उत्पत्ति हुई। जो 4 वन है, 4 वन कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबका जन्म इसमें हुआ। यानी कि जो जाति व्यवस्था है वो क्रम के आधार पर, जन्म के आधार पर इसी व्यवस्था में बनी। महाभारत का युद्ध भी इसी वैदिक सभ्यता में लड़ा गया। इस वैदिक सभ्यता में था कि बहुत से कर्म कांडों की प्रधानता हुई। वैदिक सभ्यता का जो के बाद में भारत में जो सभ्यता का यानी कि जो युग आया वो आया महाजनपद। ठीक है, महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपद का मतलब है कि पहले जो इंसान रहते थे वो छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। छोटे छोटे कबीलों के बाद में अब लोग बड़े बड़े राजाओं यानी कि छोटे छोटे कबीले आपस में युद्ध करने लग गए और बहुत से कबीलों को आपस में मिलाकर एक बहुत बड़े राज्य का निर्माण करने लग गए। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उस 16 महाजनपद आपको याद करने हैं। कौन कौन से महाजनपद है? राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे और भारत से बाहर कौन कौन से जनपद थे और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? प्राचीन भारत में कौन कौन से ऐसे महाजनपद थे जो लोकतंत्र थे यानी गणतंत्र था? उनमें एक क्वेश्चन आपके बनते हैं बहुत सारे, जिसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा कर ली है सामाजिक विज्ञान के अध्याय में। महाजनपद के बाद में हमने पढ़ाया था मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में हमने आपको बता दिया कि मौर्य वंश की स्थापना किस तरह से हुई। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। उसकी स्थापना करने में जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, यानी कि कौटिल्य के 3 नाम मिलते हैं। कौन कौन से? चाणक्य मिलता है, विष्णुगुप्त मिलता है। उसने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र, जिसमें 15 अधिकरण है जो मुख्य रूप से राजनीति से संबंधित है उसकी किताब। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत से ही सुधार किए। उसने लास्ट में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था और उसने बाद में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला स्थान पर जाकर अपना शरीर त्याग दिया था। उसका जो पुत्र था बिंदुसार, वो शासक बना। बिंदुसार ने सर्वप्रथम जो यूनान के शासक और मिस्र के शासक से संबंध स्थापित किए और वहाँ के राजदूतों को अपने दरबार में लाया। बिंदुसार के बाद में अशोक आया। अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और इसने शांति का संदेश देने के लिए धर्म का प्रतिपादन किया। धर्म का प्रतिपादन था यानी कि सामाजिक यानी नागरिकों को नैतिक जीवन जीने का आदर्श।
आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। यानी कि सर्वप्रथम अशोक ही ऐसा था जिसने शिलालेख लिखने की प्रथा का प्रारंभ किया। यानी कि भारत का पहला शासक कौन था जिसने शिलालेख लिखने की प्रथा का प्रारंभ किया। अशोक के बारे में आप बहुत सी चीज़ें पढ़ोगे। यानी कि पहले वो बहुत क्रूर था, बाद में बहुत शांत प्रिय हो गया। कैसे हुआ? कलिंग के युद्ध के माध्यम से इसने बहुत से युद्ध लड़े। अशोक के बाद में उसके पुत्र हुआ, कुणाल हुआ, सुसीम, मतलब बहुत से पुत्र हुए। लास्ट में इसका जो अंतिम शासक था वरदत्र के सेनापति पशुमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और शुंग उसकी स्थापना की। इसके बारे में आपको अध्याय 1 में बहुत सी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इसी तरह इसमें आपको गुप्त वंश आएगा। गुप्त वंश में अध्याय 1 में भी आपको बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश आता है। शुंग वंश के बाद में आपको पढ़ना है, जैसे आपने पढ़ा हुआ कनिष्क नाम सुना होगा आपने। कनिष्क ने एक शक संवत की स्थापना की। यानी कि वो शक संवत की स्थापना किसने की? कनिष्क ने। आपको उसको ध्यान रखना है। शक आए अपने भारत में। शकों का महत्व योगदान ये है कि उन्होंने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। शकों में कनिष्क का बहुत याद रखना आपको। इसी तरह गुप्त वंश में आपको ध्यान रखना है। गुप्त वंश में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि गुप्त वंश भारत का एक स्वर्णिम काल कहा जाता है। यानी कि कौन सा वंश, यानी कि कौन से युग को भारत का प्राचीन काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त वंश को कहा जाता है। गुप्त वंश इसलिए भी याद किया जाता है कि गुप्त वंश में गणतंत्र व्यवस्था थी और स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की। बाद में इसमें बहुत से शासक हुए, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, तृतीय हुआ और समुद्रगुप्त हुआ, या फिर आप कुमार गुप्त को मान सकते हो या रुद्रगुप्त को मान सकते हो। जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, कविराज भी कहा जाता है, या फिर उसको कविराज के साथ साथ उसके जो सिक्के हैं वो सिक्कों पर उसकी वीणा बजाते हुए जो संगीत प्रेमी होने का दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि समुद्रगुप्त पहला ऐसा शासक था जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह चंद्रगुप्त जो सेकंड था उसको चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड को। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में एक संवत की स्थापना की जिसका नाम था गुप्त संवत। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसी तरह कुमार गुप्त था समुद्रगुप्त का पुत्र। उसने भारत का जो दूसरा विश्वविद्यालय था, ऐसा माना जाता है कि भारत का जो प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला भी वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन जो दूसरा विश्वविद्यालय था नालंदा जो अभी बिहार में है, बिहार के गया जिले में, उसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। कुमार गुप्त के बाद में जो शासक आए उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। बाद में जो गुप्त शासकों को हुनों का आक्रमण का सामना करना पड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह दक्षिणी भारत में बहुत से वंश हुए, पांडे हुए, चेर हुए। इनके बारे में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जिनको आपको ये याद करना है। यानी कि संक्षिप्त रूप से आपको पढ़ाते जाऊंगा। हो सकता है कि आपको जो हमारा पार्ट 1 है वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यानी कि सार रूप से हम सामाजिक विज्ञान को बहुत ईजी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आज का जो लेसन जो आपके सामने आने का उद्देश्य ये था कि आपको कुछ समझाऊं, आपको समझना है, आपको नोटबुक करना है कि कौन कौन चीज़ों आपको पढ़ना है। धन्यवाद, नमस्कार।